हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ, सैम्पलिंग। तो बेसिकली ये सैम्पलिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पहले रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ही मैं लेकर आया हूँ। और पेपर आने वाले आपको ही पता है, कोई पल जा रहा है, मतलब कि कुछ नहीं पता कि कल को क्या नोटिस आ जाए या आज क्या नोटिस आया। मैंने चेक नहीं किया, बोल दो। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और पेपर ज़रूर होगा और जल्द ही होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग होता क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्योंकि डेफिनेशन जो होती है, मैं डेफिनेशन भी याद नहीं करी, क्योंकि रटने वाला काम बेकार है। आपको सैम्पलिंग का मतलब पता होना चाहिए वर्ड का, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम सैम्पलिंग की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। एक कोई कंपनी होती है, कोई जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो, तो उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे यार इंडिया में बेचना है प्रोडक्ट। ठीक है, मैं अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसको प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बेचना है। तो क्या, जब प्रोडक्ट का आइडिया लेती है, जब प्रोडक्ट को बनाती है, वो डायरेक्ट सेल कर देती है? नहीं यार, वो पहले एक सैम्पल टेस्ट लेती है। वो कुछ पीसीस बनाती है उसको, वो कुछ लोगों के बीच में रखती है उस पीसीस को। अगर उनको अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आगे वो कमर्शलाइज करती है। तो ये जो छोटा सा सैंपल लेते हैं ना, वो क्या बताता है? वो बताता है कि यार, ये अगर मैंने 100 बंदे लिए हैं, यार इंडिया में तो करोड़ों कितने 130 करोड़ समथिंग बंदे हैं, लेकिन वो सिर्फ 100 बंदे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने जो एज कैटेगरी चुनी है, कि उन्होंने सोचा है कि मैं 25 एज की 25 एज के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो कंपनी। और वो 100 के 100 बच्चे लोग 25 एज के हैं। तो वो ये डिनोट कर रहा है उन सबको अच्छा लगा, तो और बाकी 25 एजिस को भी अच्छा लगेगा और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो कमर्शलाइज करते हैं, क्योंकि वो सब पे टेस्ट करेगा नहीं हो सकता ना ऐसे पॉसिबल। तो वो कुछ सैंपल लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल। अब सैंपल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। देखो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस एक छोटा सा हिंट के लिए, थोड़ा सा आइडिया के लिए आप पॉइंट में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन आता है तो। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो होते हैं जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि पॉपुलेशन मेरा कैसा है, बड़ा है, छोटा है, इस टाइप की चीज़ें बताते हैं। हम हमारा मेन टॉपिक है सैम्पलिंग के टाइप्स। बात करते हैं, सैम्पलिंग दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। हम फर्स्ट वन बाय वन करते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं पहले, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एग्जाम्पल, मैंने एक सिक्का उछाला, या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है कि यार मैं कहूँ टेल तो टेल ही आएगा, ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये रैंडम हुआ। ठीक है, सिक्के की बात कर लो, डाइस की बात कर लो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो रैंडमली आती है। फिर बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है? जैसे हमें पता है क्लासरूम में हो गया, 50 बच्चे समझ लो, मान के चलो 50 बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर। अगर मैंने बोला शुरू के हर दूसरे बंदे को मैं बुलाऊंगा अपने पास, तो क्या हुआ? पहले दूसरा बंदा आया, फिर चौथा बंदा आया, फिर छठा बंदा आया, फिर आठवां बंदा आया। जो एक तीन पाँच करके बंदे हैं, जो ओड नंबर्स के बंदे हैं, वो तो बच गए। लेकिन जो इवन नंबर के बंदे वो मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक कराया ना मैंने, कि दो दूसरे नंबर का बंदा, हर एक बंदा छोड़ के एक बंदा मेरे पास आएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने सिस्टम बिठा दिया है। ये सैम्पलिंग सैम्पलिंग कैसे हुई? क्योंकि जो रोल नंबर है वो टीचर ने साइन नहीं किया। वो या तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कि आपका कौन सा अल्फ़ाबेट ABCD पहले आ रहा है, वो बाद में आ रहा है, इस टाइप के हो सकते हैं। आपका एडमिशन टाइप, ये बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसलिए सैम्पलिंग कही जा रही है। फिर बात करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि एक पैरामीटर के अंदर, जैसे मैंने बोला एक सर्कल है, उसमें सिर्फ कॉमर्स के बंदे हैं। अब जैसे हम क्लासेस की बात करते हैं, स्कूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, कॉमर्स की भी होती है, आर्ट्स की भी होती है, साइंस की भी होती है। अब लेकिन कॉमर्स वाले क्लास के अंदर कॉमर्स के बच्चे ही मिलेंगे, साइंस के बच्चे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो एक कॉमर्स का रूम हो गया, फिर एक आर्ट्स का रूम हो गया, एक साइंस का रूम हो गया। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो उस रूम के अंदर बच्चे हैं वो सारे के सारे कॉमर्स के ही होंगे, कॉमर्स के सेक्शन है तो। अगर आर्ट्स का सेक्शन है तो आर्ट्स के ही होंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो ये अंदर तो सेम होता है, कॉमर्स के बच्चे तो सारे सारे कॉमर्स होंगे, लेकिन बाहर से, अब मैं साइंस वाले को कॉमर्स से कंपेयर करूंगा तो क्या मतलब है, ये दोनों अलग हो गए। तो हम इसको क्या कहेंगे, अंदर जो है डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होमोजीनियस होता है, और जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हम कॉमर्स और साइंस को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। और जस्ट इसी का अपोजिट क्लस्टर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो सर्कल के अंदर जो चीज़ है, सर्कल इन द सेंस में सर्कल एक बनाया है, जैसे एक डिनोट करने के लिए मैंने बात करी क्लास की सेक्शन की, कॉमर्स का सेक्शन। अब कॉमर्स सेक्शन में 50 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे 50 जो बच्चे हैं वो सारे कॉमर्स ही पढ़ते हैं, वो साइंस साइंस नहीं पढ़ते। इसका मतलब क्या है, वो क्लास रूम के अंदर
जितने भी बच्चे हैं वो कॉमर्स को दर्शाते हैं, और जितने भी क्लास के अंदर बच्चे कॉमर्स को दर्शा रहे हैं वो सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लस्टर जस्ट इसका अपोजिट है, कोई परेशानी नहीं क्लस्टर के अंदर। ये अंदर तो अलग होते हैं लेकिन बाहर से सेम होते हैं। अब मैंने बोल दिया पॉपुलेशन ले ली मैंने, अब इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं। तो दो चार मैंने, जैसे मैंने बोला आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और मैंने 50 गज का एक कमरा ले लिया। ठीक है, जगह ले ली, उस 50 गज के मैंने 3-3 जगह ले ली। उसमें मैंने कुछ लोग खड़े कर दिए जिसमें कि वो भी हैं, बूढ़े बच्चे सब हैं ऐसे तरह के। तो क्या दिखा रहा है ये, अंदर तो सेम है लेकिन ये बाहर से अलग है, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। आपको सिर्फ इतना याद करना है, देखो मैं आपको बताऊं, आप स्ट्रेटिफाइड का आता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया जैसे क्लासरूम का इस टाइप का, तो आप बता सकते हो। क्लस्टर में भी वही है सेम, कोई परेशानी नहीं है। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि जो अंदर की चीज़ होती है वो होमोजीनियस होती है, जो बाहर की होती है वो हेटेरोजेनियस होता है। जस्ट इसका अपोजिट क्लस्टर होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली मत जाना क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं इसके अंदर। मैक्स टू मैक्स 5 नंबर्स का बन सकता है या 10, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, इससे ऊपर का नहीं बनने वाला इसमें क्वेश्चन। मिनिमम 5 नंबर का बन सकता है, मैक्सिमम 10 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका आ गया कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम तो हम सबको पता है। अगर मैंने बोला कि एक जगह 100% सीट है, 100% का मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे मैंने बोला 1000 बंदे कंपनी में काम करते हैं, 100%, 100 मान के चलते हैं, 100% में से 50% जनरल वाले हैं, 10% ओबीसी वाले हैं, 15% एससी वाले हैं। इस टाइप की जो बांटा गया है ना ये सारा के सारा, ये कोटा सिस्टम है। ठीक है, कोटा से तो सभी जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो जजमेंटल क्या होता है, जजमेंटल होता है जब आप अपने आप को समझते हो कि हम ज़्यादा समझदार हैं, हमारे पास है पावर, और जब आप सैंपल उठाते हो ना कि हाँ भाई इससे ले ले सैंपल, हाँ भाई इसको कर ले, आप ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हो, तो जजमेंटल सैम्पलिंग होगी। ठीक है, और एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर ये फ़र्क होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बाइस्ड होती है। बाइस्ड इन द सेंस कैसे, नॉन प्रोबेबिलिटी में आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हो, अपना इंटेलेक्चुअल ज़्यादा यूज़ करते हो। उसमें क्या होता है, रैंडमली कर लिया आपने। ठीक है, इसमें आप क्या सोचते हो कि मुझे जो आसान लग रहा है मैंने उसको उठा लिया। ठीक है, मैंने कोटा के बेस पे कर दिया, मतलब आपकी जो इंटरवेंशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब लास्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब ये हुआ, अब मेरे पास 50 बच्चे हैं, मेरे को बोला है, प्रिंसिपल से ऑर्डर आया है कि आप 10 बच्चे चुनिए। ठीक है, और आप स्टार्टिंग से ऐसा कीजिए, स्टार्टिंग के रोल नंबर से उठाइए, मतलब कि हर 5-5 की गैप में उठाइए, ऐसा करके कुछ बोला है। तो उन्होंने तो क्या बोला सिस्टम से, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब है। अब मैं सोच रहा यार मेरे से 50 बच्चे कभी नहीं हो रही गिनती। तो मैंने क्या किया, मुझे जो आसान लगा, हाँ भाई तू आ जा, हाँ भाई तू आ जा, मुझे जो आसान लगा मैंने उसको उठा लिया। ये हुआ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपने हिसाब से मैंने सैंपल उठा लिया। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ आपको, ज़्यादा इतना फंसने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पलिंग का मतलब नॉर्मल सा प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाइए, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है टफ। हमें बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं, आप सिर्फ बस सुनना है, एक बार लिखना है इसको। देखो हमेशा याद रखना, ये जो मैंने बनाया ना चार्ट, ये ज़रूर बना के जाना। इससे क्या होगा, आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करोगे ना, तो कल को क्वेश्चन आता है ना तो आप भिड़ा दोगे क्वेश्चन को, और अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए इन क्वेश्चन की सिर्फ ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है। मेरे वीडियो जो बोला है मैंने उसको सुनो, और जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसको बस लिखते रहो कॉपी में। 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा ये सब कुछ, कि भाई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 2 तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके इतने टाइप्स होते हैं, इसके इतने टाइप्स होते हैं। लिखोगे काम हो जाएगा आपका, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द और भी नई वीडियोस लाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि एमकॉम के पेपर जल्दी से जल्द होने वाले हैं। तो मैं भी थोड़ा सा फंसा पड़ा हूँ अपने जॉब के चक्कर में, थोड़ा सा उसके चक्कर में। तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, लेकिन आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना अपने एंड से। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या फॉलोज करनी चाहिए चीज़ें, हेडिंग हेडलाइन सब जो मैंने बताया था आपको पीछे वीडियो में, उसको फॉलो करो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।